हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हम क्लास पर स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज और उसके गुण का वन शॉट एक वीडियो है पूरा कंप्लीट। जिस वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हर एक चीज़ के पीछे को वजह जानेंगे, कारण जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से की जाती है, इन सब चीज़ों के यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर त्रिभुज और उसके गुण है ना। यहाँ पर हम त्रिभुजों के बारे में जानेंगे, भाई त्रिभुज क्या होता है, किस तरीके के होते हैं और उनके गुण के बारे में, उनकी खासियत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई त्रिभुज होता क्या है। देखो बच्चे, छठा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है आपने पढ़ा ही होगा रेखा और कोण। अगर आपने नहीं देख रखी है एटलीस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है ना, वो चैप्टर पढ़ना ज़्यादा जरूरी है इससे, क्योंकि इसका बेस उसी से है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बात करूंगा जो कि मैंने उस चैप्टर में समझाया हुआ है, बताया हुआ है, क्योंकि उस चैप्टर का ही टॉपिक था वो। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए ध्यान से। आपको पता ना रेखा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है जिसको हम ऊपर तरफ या नीचे तरफ, मतलब एक तरफ या दूसरी तरफ हम बढ़ा सकते हैं ना, इसका कुछ अंत बिंदु नहीं होता है। लेकिन अब मैं इसको अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का काट देता हूँ और इसको बाहर निकाला तो कुछ इस तरीके से नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस रेखाखंड का ए और बी, तो ये जो है एक रेखाखंड हुआ। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेखाखंड। ऐसे ही 3 रेखाखंड, ठीक है, घुमा सकते हैं, वो अलग बात है। घुमा करके हम इस तरीके से ऐसे लगाते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे एक बंद आकृति बन जाए कुछ इस तरीके से। तो हमने जो यहाँ पर 3 रेखाखंड लगाए हुए हैं, है ना। एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। अच्छा, एक हो गया ये साइड वाला, ओके, और एक हो गया ये वाला ए बी। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु का नाम नहीं तो मैंने सीधे दिया खुद से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रेखाखंड से जो ये आकृति बनी है ना, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी बात है, याद रहेगा। देखो अब त्रिभुज का क्या मतलब है ये भी समझिए। त्रि का मतलब है 3, त्रि का मतलब है 3, और भुज का मतलब है भुजा, भुज का मतलब है भुजा। ओके, तो यहाँ पर जो रेखाखंड आपस में मिलकर ये आकृति बना है ना, अब ये रेखाखंड रेखाखंड ना कहलाकर अब ये आकृति का भुजा कहलाएगा, जो भी आकृति। जैसे कि यहाँ पर इस आकृति का क्या नाम है, यहाँ पर त्रिभुज नाम है। ठीक है, तो इस आकृति में एक 3 भुजा होगी, एक ये और एक ये, तो 3 भुजा होगी इस आकृति में, इसलिए इसका नाम जो है त्रिभुज पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए हो गया त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज कई तरह के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता होगा, मतलब 3 सरल सीधी रेखा हो, रेखाखंड हो और आपस में मिलकर के कुछ इस तरह की आकृति बना रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं कुछ कह सकता हूँ कि यार कुल मिला के जो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कुल मिला के जो इनमें भुजा है ना, इस जो यहाँ पर त्रिभुज है इसमें क्या है, भुजा है। कौन सी भुजा है, ए बी है, और कौन सी भुजा है भाई, ए बी कुछ इस तरह लिख के और ऐसे निशान लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा बी सी एक भुजा है, सेम ऐसे ही बी सी भी एक भुजा है, ए सी भी एक भुजा है, ए सी भुजा है। अच्छा, और क्या है त्रिभुज के अंदर, यानी कि इस त्रिभुज की जो आकृति होती है उसमें और क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे ना कि जो ए बी सी ये सब है, एक बिंदु पे पॉइंट पे कट कर रही है। ये वाला रेखाखंड इस पे कट किया, ये वाला रेखाखंड इस पे कट किया, तो इस बिंदु का नाम यहाँ पर दिया हुआ है बी। तो बी बिंदु है और सी बिंदु है और ए बिंदु है, तो इन सबको हम कहते हैं शीर्ष। ठीक है, मैथ की भाषा में इसको कहेंगे शीर्ष। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो यहाँ पर इस बिंदु पर ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड आपस में जो झुकाव बना रहे हैं, घुमाव बना रहे हैं, इसको हम कोण बात करते हैं, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। तो ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक कोण हो गया ए, एक कोण हो गया बी और एक कोण हो गया सी। आगे पीछे आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे अब ध्यान से कि भाई यहाँ पर ए सेम की तरह है, सी भी सेम है, बी भी सेम है। मतलब अगर मैं बताऊँ नहीं कि क्या है, तो ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते कि क्या है, क्योंकि इसमें कोई निशान है नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कोण है बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे कोण का निशान बना देता हूँ, है ना। कुछ इस तरीके का कोण बनता होगा, 2 लाइन आती होगी और एक पॉइंट मिलता होगा तो ये झुकाव बनता होगा। तो इस तरीके का निशान में खुद से नहीं बता रहा हूँ, सब बुक्स का है। ठीक है, मैं आपको बस अपना एक लॉजिक लगा के बता रहा हूँ। तो ये हो गया कोण का निशान, कोण ए, तो कोण ए इसकी बात हो रही है, कोण बी तो कोण बी इसकी बात हो रही है, कोण सी तो कोण सी इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक त्रिभुज के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि भुजा होता है, शीर्ष होता है, कोण होता है और कुछ इस तरीके का आकृति होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा क्या कहना है ना कि त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि त्रिभुज ऐसे लंबा सा है ना, हो सकता है ऐसा त्रिभुज नाटा सा हो सकता है, हो सकता हो त्रिभुज जैसे गोल मटोल हो, मतलब चारों तरफ एक ही तरफ हो, मतलब हर तरफ का एक ही साइड हो सकता है ऐसे हो त्रिभुज, है ना, हो सकता है कुछ इस तरीके से हो सकता किसी भी तरीके का, मतलब त्रिभुज तो हो सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब त्रिभुजों के प्रकार बना देता हूँ, भाई बांट देता हूँ कि भाई ये लंबा त्रिभुज है, ये मीडियम साइज का त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, ये ऐसा है वो वैसा है। ठीक है, अच्छा अब त्रिभुज में आपको पता है भुजा होती है और कोण होता है, तो मैं क्या करूँगा, भुजा देखूंगा और कोण देखूंगा।
मतलब उस आधार पे उसको डिवाइड कर दूँगा। भुजा के देखूँगा कि भाई भुजा इसमें बड़े-बड़े हैं तो उसका नाम अलग दे दिया, भुजा ऐसा है तो ऐसे नाम दे दिया, भुजा ऐसा है तो ऐसा नाम दिया, मतलब मैं भुजा को देख कर के नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कोण को देखूँगा तो मैं कहूँगा कि इसका इतना डिग्री है इसलिए इसका नाम अलग है, इसका इतना डिग्री इसलिए इसका नाम अलग है। अच्छा डिग्री पता है ना, कोण को नापते हैं डिग्री में, आपको छठे चैप्टर में ही आपको बता दिया गया था, अच्छी बात है। अच्छा त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानने से पहले आपको बता देता हूँ त्रिभुज के नाम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, रेखाखंड था, भुजा था तो ए बी था और उसके ऊपर ऐसा निशान लगाया, ठीक है। कोण के लिए हमने ऐसा निशान लगाया। तो अगर कोई त्रिभुज और हमें लिखना है कि ऐसे त्रिभुज ए बी सी, जैसे कि यहाँ पर आपको ये त्रिभुज दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ना लिखकर हम ऐसा कुछ छोटा सा त्रिभुज बना देंगे और ए बी सी लिखेंगे। कुछ इस तरीके से दिखाते हैं किसी त्रिभुज को, कोई भी नाम हो सकता है लेकिन त्रिभुज आगे ले आकर छोटा सा और फिर आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं फटाफट से हम त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। अब त्रिभुजों के जो प्रकार है ना वो भी दो तरीके से है, मतलब एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। अब क्या इसका लफड़ा है, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो चीज़ को कंपैरिजन करना है, मतलब दो लोग हैं और मुझे देखना है कि भाई कौन सा गोरा है कौन सा काला है। तो मैं रंग के आधार पर देख रहा हूँ कि कौन गोरा और कौन सा काला है, ठीक है। अच्छा मैं उनकी हाइट देखूँ, कद देखूँ तो कोई छोटा है कोई पतला है, मतलब कोई छोटा है कोई लंबा है, ठीक है। उनका मैं मोटापा वजन देखूँ, क्या नाम शरीर देखूँ तो कोई पतला कोई मोटा, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर उनमें अंतर करूँगा, उनको बांटूंगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर जो है भुजा के आधार पर, मतलब कोई भुजा में अंतर आएगा तो उसके अलग अलग प्रकार बना दिए। अच्छा कोण में अंतर आता है त्रिभुज के तो उसके अलग अलग प्रकार बना दिए और कुछ इस तरीके का ये त्रिभुज का प्रकार है, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से सुनना इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भुजा के आधार पर है तो सम, देखो यहाँ पे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, सुनो यहाँ पे ध्यान से। सम मतलब होता है समान, बराबर, एक जैसे, इक्वल, ठीक है। बाहु मतलब भुजा का ही एक पर्यायवाची शब्द है बाहु, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समान बाहु यानी कि भुजा वाले त्रिभुज, जैसे कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें कि उसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान। तो एक जैसे मैं इस पर निशान लगा देता हूँ, तो आप समझ जाना कि भाई कभी भी बुक में ऐसा कोई निशान है, अगर कोई दो साइड पर है तो मतलब दो साइड इक्वल है, सेम सेम निशान का मतलब है वो सब इक्वल होता है, ओके। तो ये हो गया एक त्रिभुज, हमने एक तरह का त्रिभुज, ये किसी भी तरह का हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर होंगे। बेशक ये 50 सेंटीमीटर है 50 हो सकता है, या 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। सम मतलब समान, अभी बताया था आपको, समान यानी कि इक्वल, एक जैसे, बराबर, ठीक है। द्वि मतलब क्या होता है, संस्कृत में यार दो को द्वि कहते हैं ना, तो द्वि बाहु, समान दो बाहु यानी भुजा, समान दो भुजा, समझ रहे हो ना, ऐसा त्रिभुज जिसमें कि दो भुजाएं समान हो, जैसे कि लंबे लंबे आपको दिख रही है आपस में बराबर है, मानता हूं मैं ऐसा। अगर ऐसा है तो इसको मैं कहूँगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब है कि कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, जरूरी नहीं हमेशा ऐसी हो, ये दोनों ही आपस में बराबर हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा मान लो किसी त्रिभुज में कोई बराबर नहीं है, ना तीनों बराबर है ना कोई दो ही बराबर, सब अलग अलग है। अगर सब कोई अलग अलग है तो उसका मैं जो आकर नाम दे दूंगा, उसका नाम मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल ये विषम बाहु त्रिभुज, कि ये कुछ और है, ये कुछ और ही जा रहा है, ये कुछ और ही है, ठीक है। मतलब सब पे अलग अलग निशान है, मतलब कोई भी एक दूसरे का सेम सेम नहीं है। तो ये मैंने भुजा के आपस में रिलेशन को देखा, भाई कौन सा बराबर है, सही नाम दिया, कौन से दो बड़े दो एक दूसरे के समान है तो ये नाम दिया, एक भी समान नहीं तो ये नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कोण के बारे में, कि भाई अगर कोण को देखते हैं तो अगर मान लो कोई त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पर कोण को देखे, भुजा को इग्नोर करो। तो अगर कोण जो है सबके न्यून कोण है, अब न्यून कोण क्या होता है, देखो समकोण है, अधिक कोण, ये सब क्या होता है आपको नहीं पता है तो बच्चा आपको सारा चैप्टर देखना पड़ेगा। सच मानो, मेरी बात मानो, जरूरी है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, इसलिए पहले उस चैप्टर को करवाना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक था और इसका बेसिक उसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दो कि ये जो चैप्टर है इसका यूज़ हम 8th क्लास में तो नहीं करेंगे, 7th क्लास में तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। 8th क्लास में इसका यूज़ नहीं है, 9th क्लास में इसका अगला पार्ट आएगा, मतलब इसमें यहाँ पर जो है इससे जुड़ा ही आपका वो चैप्टर आएगा और इसका जरूरत वहाँ पर भी आपको पढ़ने वाला है। हालांकि इस चैप्टर में पढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है बच्चों, लेकिन 9th क्लास में भी इस चैप्टर का यूज़ पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो ना सब 9th क्लास में आने वाला है, ठीक है। आपको तो वैसे ही पता है 9th क्लास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए, पढ़ लोगे, अच्छी बात है, मेरे को उम्मीद है कि आप पढ़ लोगे। अच्छा एक और चीज़, ये जो है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बन रही है, न्यू एनसीईआरटी बुक मतलब 2023-24 में जो बदलाव हुए ना, मतलब दो चार चीज़ें कम कर दी गई हैं, तो उस आधार पर जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मतलब अब आप समझिए आगे ध्यान से। तो देखो बच्चों ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें न्यून कोण मतलब आपको पता है ना, एक ऐसे होता है, एक रेखा है, ये दूसरी रेखा गई, तो ये जो कोण बना बीच का इसको कहेंगे हम कोण। और ये न्यून कोण है क्यों, क्योंकि एक आपको पता है ऐसी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है, तो इन दोनों रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का। और जो कोण 90 डिग्री से कम का बनता है, कम का मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक ही रेखा है और ये एक रेखा है दूसरी जो कि इस तरीके से, ठीक है। अगर ये ऐसे यहाँ पर ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, इन सब में कहीं भी आती है, इनका झुकाव जो है 90 डिग्री से कम हो तो उसको मैं कहूँगा न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे कोण जो है न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो,
ठीक है, याद रहेगा, अच्छी बात है। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है? नाम से पता चल रहा है समकोण। अब समकोण यार आपको याद आना चाहिए कि समकोण ऐसा एंगल होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है ना? 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम कुछ इस तरीके का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो 1-2 रेखाखंड हो गया, एक और रेखाखंड बना देता हूँ, कहीं न कहीं इस तरह का त्रिभुज होगा। मतलब ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक जो है कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें बाकी सब क्या है? न्यून कोण है, सिंपल। सेम अधिक कोण क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे कोण क्या हो? सारे कोण नहीं भाई, एक ही कोण अधिक कोण हो, ठीक है। सारे कोण हो नहीं सकते, ऐसा क्यों नहीं सकता वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोण क्या है? अधिक कोण है, मतलब कि ये इससे बढ़ गया है, ऐसे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खिंच जाएगा, ऐसा लंबा सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अधिक कोण है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुना मेरी बात को। अब तो हमने बच्चों यहाँ पे जान लिया कि भाई त्रिभुज क्या होता है, हमने जाना कि भाई शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, त्रिभुज को कैसे दिखाते हैं, सब कुछ हमने जान लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया त्रिभुज के प्रकार भी कि भाई त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, होते हैं। अब हम त्रिभुज की बात कर चुके हैं तो उसके गुण की बात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज में गुण होते हैं, इसका अलग गुण है, इसका दिखने में अलग है ना? इसके पास चीज़ें अलग है कि भाई इसकी सारी चीज़ें बराबर है, तो उसका कुछ अलग गुण है। ये गुण तो है ही, पर उसके अलावा भी कुछ और गुण है जो हमको अलग से जानना पड़ना है, ठीक है। इसके कुछ अलग गुण है, इसके कुछ अलग गुण है, सबके अलग अलग गुण है, ठीक है। लेकिन ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, 2-4 गुण ऐसे हैं जो सब में है, ठीक है। उन 2-4 गुणों को मैं आपको पहले बता देता हूँ और उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई इसका क्या गुण है, इसका क्या गुण है, इसका क्या गुण है, उसका क्या गुण है, ठीक है। एक-एक चीज़ें ही गुण है, ज़्यादा गुण नहीं है। मतलब एक ही 1-2 खासियत ही, ज़्यादा खासियत नहीं है और 1-2 आप खासियत पढ़ते चलेंगे, एक्सरसाइज करते चलेंगे, ओके, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन यार उससे पहले ना मैं एक और चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं ना दरअसल आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है यार। एक बात बता दो, ये जो एक त्रिभुज है ना, इसकी हाइट कितनी है? बता दो, ये कितना लंबा है, ये मुझे बता दो आप। ये बता दो थोड़ा-सा कितना लंबा है, मुझे आप जो है ये बता दो कितना लंबा है। मुझे बस उसकी ऊँचाई बता दो कि भाई साहब ये कितना लंबा है, ठीक है ना? हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्केल से निकालता हूँ आप और आप जो है स्केल से इसको करते हो, इसको नापते हो कि भाई कितना ऊँचा हो गया। यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 देखता हूँ कितना ऊँचा हो गया। तो कुछ 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, ठीक है। इसको मैं देखूँ तो 0 से लेके लगभग 3 तक जा रहा है, सीधा मैं नापा हूँ। हालाँकि सीधा मैं मानूँगा तो 3 सेंटीमीटर तक ऊँचा गया है, ठीक है। इसको मैं 0 से माचूँ तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर तक लंबा गया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब आपने जब यहाँ पर ध्यान देना, आपने जब लंबाई नापी ना त्रिभुज की, तो आपने क्या किया, नीचे वाला क्या नाम है, नीचे वाला भुजा से तो लिया, लेकिन आप क्या करें, आप यहाँ तक गिने नहीं, आप ये गिने जहाँ तक सबसे लंबा है। और लंबा कहीं ना आप नोटिस किए होंगे हर एक पॉइंट पर ही है। ज़ाहिर सी बात है ये रेखा अपने आप तो ऊँचा जाएगी ही नहीं, ये रेखा तभी ऊँचा जा रही है तब ऊँचा कोई पॉइंट है वहाँ पर, इसलिए ऊँचा जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वजह से ये ऊपर तक गई, यहाँ पर एक पॉइंट है इसलिए ऊपर तक गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, 2 पॉइंट चीज़ें हमारे पास, माध्यिका और शीर्षलंब। इसको आप थोड़ा-सा 2-4 बातें इसको आप जान लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके गुण के बारे में बात करते हैं त्रिभुज के, है ना? वही बात करना है हमको, ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे ध्यान से, हमने जब ऊँचाई देखा तो हमने क्या किया, एक शीर्ष से हमने सीधा इसके नीचे ली, है ना? आपको पता है ना, जब यार सीधा लेते हैं, बिल्कुल सीधा एंगल पे कौन सा एंगल बनता है, ये 90 डिग्री, है ना? तो कुछ इल मिला के हमने क्या किया कि त्रिभुज की लंबाई नापने के लिए हमने उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा, जिसे हम सम्मुख भुजा हिंदी में कहते हैं, समझना पड़ेगा थोड़ा-सा। सम्मुख भुजा के बिल्कुल सामने इस तरीके से एक रेखाखंड खींचा, या फिर एक ऐसे का फॉर एग्जाम्पल हमने नापा कि वो 90 डिग्री पे पड़े। 90 डिग्री मतलब कि क्या नाम है, सीधा, ठीक है। तो ये जो रेखाखंड एक हमने बना दिया ना इसकी ऊंचाई को बताने के लिए, दिखाने के लिए, तो इस रेखाखंड को ही शीर्षलंब कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, सिंपल सी चीज़ है यार, एक त्रिभुज है फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है। तो ये ABC क्या है, एक त्रिभुज। अब इस ABC त्रिभुज में किसी भी एक शीर्ष, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक उठा करके सामने वाले शीर्ष, सामने वाला जो भुजा है उस पर कुछ इस तरीके से हम वो रेखाखंड को टकराते हैं, काटते हैं, रखते हैं, ताकि वहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बने। आपको पता है ना 90 डिग्री यानी कि सीधा सीधा बन रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को हम पूरे को क्या कहते हैं, इस रेखा के खंड को, यानी कि इस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे, इस रेखाखंड को हम कहेंगे शीर्ष लंब। ध्यान से देखें तो यार शीर्ष से ही निकल रहा है ना, इसलिए इसका भी नाम क्या है, शीर्ष। अच्छा, लंब है मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण कहाँ काम आएगा, यानी कि रेखाखंड कहाँ काम आएगा, ये रेखाखंड कभी किसी त्रिभुज के ऊंचाई को या हाइट को बताने का काम आएगा, और आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आगे मतलब कि इस चैप्टर में और उसके अलावा 9th क्लास में, ठीक है। याद कर लो अभी यार, थोड़ा सा चीज़ें हैं आपको समझनी और कुछ नहीं। एक त्रिभुज में हमने एक रेखाखंड खींचा जो कि किसी भी वर्टेक्स से भी निकल सकती है। अगर मैं इस आकृति को ऐसे गोल घुमा दूँ ना, ऐसे गिरा दूँ इस तरीके से कुछ, तो कहीं न कहीं ये सी से लेकर BA पर जो मैं यहाँ पर ऐसे लंब डालूँगा, शीर्ष लंब डालूँगा, उससे मेरे को ऊँचाई निकलेगा, उससे मेरे को ऊँचाई पता चलेगा, ठीक है। और उस रेखाखंड को मैं क्या कहूँगा, शीर्ष लंब कहूँगा, ठीक है। अच्छा, BC पर जिस पॉइंट पे घटी है उस पॉइंट का भी आप नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल AM, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगा कि बच्चे AM है जो लंब है किस पर, BC पर। ये तरीका है इसको बताने का कि AM
ए एम जो लंब है, लंब इस तरीके से होता है निशान बताने का, उल्टा टी लंब है किस पर, बी सी पर। ये होता है इसका तरीका बताने का। लंब मतलब किसका काम आता है, ऊंचाई बताने का काम आता है। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आगे बढ़े, देखो यहाँ पर एक माध्यिका भी नाम की कुछ चीज़ होती है। क्या होती है, सुनिए यहाँ पर ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक त्रिभुज मैं बना देता हूँ, नाम दे दूँ मैं इसका एक्स वाई जेड, लाइन से एक नाम देता हूँ एबीसी में से, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि इसके किसी भी शीर्ष से एक लाइन निकालता हूँ और यहाँ पर 90 डिग्री बनाता हूँ, नहीं फिर तो शीर्ष लंब हो जाएगा यार। देखो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा रेखा, ये भी रेखाखंड है जो कि क्या करता है, एक शीर्ष से निकलता है और सामने वाला जो यहाँ पर भुजा आएगा ही, सिंपल सी बात है, सामने एक भुजा आएगा ही, उसके मध्य में जाता है, मध्य यानी कि बीच में जाता है और इस तरीके से उसको काटता है कि भाई ये जो है ना इसके बराबर हो जाता है। मतलब अगर इस पॉइंट का नाम ओ दे देता हूँ तो वाई ओ बराबर हो जाएगा ओ जेड के, मतलब ये वाला जो चीज़ है वो इस वाले के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करता है, माध्यिका काटता है। माध्यिका एक रेखाखंड है जो सामने वाले जो बहुभुज है, सॉरी सामने वाले जो भुजा है उसके मध्य यानी कि बीच में आके काटता है और इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है माध्यिका, ठीक है। अच्छी बात है, आपको इतना तो पता होगा ना कि जो माध्यिका है वो त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, क्योंकि अंदर ही इस तरफ भी वही कोण होना चाहिए, इधर भी वो जो है भुजा होना चाहिए, इधर भी भुजा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ से काट रहा है सेम ऐसे इस भुजा को भी तो काट सकता है ना, आधा से यहाँ से ऐसे बना सकता हूँ मैं, ऐसे काट देगा। सेम इस भुजा से भी यहाँ से भी ऐसे काट सकता है, ठीक है। अच्छा किस काम आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी तो इस काम आ रहा है कि भाई हम बराबर सामने वाले को बराबर बराबर काट दे, ठीक है। अच्छा शीर्षलंब भी भाई 3 हो चुके हैं, एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से होता है। अगर मैं इस आकृति को घुमा दूँ तो घुमा तो सकता है ना, कभी भी हम सोच के भी मान लेते हैं कि इसको हम घुमा रहे हैं तो कुछ इस तरीके का होगा, ये हाइट होगा, है ना। तो इस तरह से कुछ होगा ये माध्यिका और ये लंब, ठीक है। माध्यिका कुछ ऐसा कोई निशान नहीं है कि आप बता पाओ कि ये माध्यिका है इसके, उसको तो आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये आप त्रिभुज समझे होंगे, त्रिभुज क्या होता है, उसके अलावा त्रिभुज के प्रकार भी समझेंगे और उसके अलावा यहाँ पर माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में समझाऊंगा कि भाई शीर्षलंब ऊंचाई के काम आता है और इससे से कुछ इस चीज को कहते हैं शीर्षलंब, जो एक शीर्ष से निकलता है और सामने वाले पे लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये नहीं बच्चे 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ बराबर भी हो, किसी किसी केस में त्रिभुज में बन सकता है कि भाई त्रिभुज और माध्यिका एक ही है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा जरूरी नहीं है बच्चों की ये जो है हमेशा बीच में हो, साइड में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो साइड में 90 डिग्री कोण बना रहा है, यही तो हाइट भी तो बता रहा है ना, यही चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब माध्यिका शीर्षलंब उसके पहले की 2-4 जो बातें हुई वो सब समझ में आ गई, तो आप जो है प्रश्नावली 6.1 कर सकते हो, करो, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के गुणों के बारे में जानते हैं और फिर आप आगे की भी प्रश्नावली कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं त्रिभुज के गुण के बारे में और फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अब हम यहाँ पर जो है त्रिभुजों के गुण के बारे में बात करेंगे। तो लगभग 3 गुण हैं जो हर एक त्रिभुज में लगभग सारे त्रिभुज में नॉर्मली सब में होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से पहला यहाँ पर है त्रिभुज के बाह्य कोण एवं इसके गुण। अब देखो त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है भाई, समझना पड़ेगा। देखो एक त्रिभुज होता है कुछ इस तरीके का, तो अगर हम कोण की बात करें तो कोण से आप समझते हो कि यार ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है ना। तो लेकिन ये जो बच्चों ये कोण है ना, ये उसको बोलते हैं आंतरिक कोण, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है। तो भाई क्या बाहर भी कोण होता है, हाँ होता है। अगर हम किसी एक इसकी भुजा को आगे बढ़ा दे तो ये जो बाहर वाला कोण बना ना, इसी एंगल के इन दो रेखाखंडों के बीच का झुकाव, इसी झुकाव को तो क्या कहेंगे, बाह्य कोण, ठीक है। अच्छा हम किसी भी भाग को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये एंगल बन जाएगा। इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, तो ये सब क्या बन रहा है, ये बाह्य कोण बन रहा है, ठीक है ना। हालांकि बाहर वाला कोण है, त्रिभुज का नहीं है, बाहर वाला कोण हो गया, बट कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ एक हमारे पास गुण है। क्या गुण है वो समझो यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर मैं आपको गुण बता देता हूँ, फिर बात करता हूँ गुण क्या कहता है, कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए गुण क्या कहता है, एक यहाँ पर एक त्रिभुज है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का ये त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा इस त्रिभुज में एंगल है, ये अंदर के 3 एंगल है, तो एंगल का नाम दे दूं क्या मैं, ठीक है। एंगल का नाम देते हैं यार, ओके वेरी गुड। एंगल का नाम मान लो 1 है, एंगल का नाम यहाँ पर 2 है, एंगल का नाम यहाँ पर 3 है, ठीक है, अच्छी बात है। अब सुनना थोड़ा सा यहाँ पर जो है, और ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इस एंगल का जो है हम नाम दे देते हैं एंगल नंबर 4, ठीक है ना। चौथा एंगल है, फॉर एग्जांपल ये चौथा एंगल है। तो एंगल और बाहर वाला कोण जो ये कहता है कि एक त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण है ना, कोई भी एक रेखाखंड बढ़ाने पर जो बाहर कोण बन रहा है, ये अंदर वाले उस त्रिभुज के, उसी त्रिभुज के वही अंदर वाले कोण के सम्मुख वाले, यानी कि सामने आमने सामने वाले विपरीत वाले दोनों के कोण के सम के बराबर होगा। नहीं समझे, सुनो मेरी बात को। मतलब कह रहा है कि एक एंगल और एंगल 2 को हम अगर जोड़ देंगे तो बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। आप समझ में आया कुछ। त्रिभुज के बाहर वाला कोण उसके अंदर वाले अंतः कोण के विपरीत सम्मुख वाले जो होते हैं यहाँ पर कोण, उनके जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है। अब ऐसे बढ़ा लो तो ये वाला कोण हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बढ़ा लिया तो ये वाला कोण हो गया चौथा,
मतलब अगला कोण एक बाह्य कोण जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये हो गया, तो इसके हिसाब से अंदर वाला ये होगा। और अंदर के अलावा जो ये विपरीत है जो उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। अब इसको बढ़ा लो, कहीं भी आप बढ़ा लो तो अंदर वाले के इन दोनों के बराबर होगा वो, ठीक है ना। ये है इसका गुण 1, ठीक है, और ये हर तरीके के त्रिभुज में अप्लाई होता है यानी माना जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई त्रिभुज ये जो गुण है ये बन कैसे गया है ना, मैं तुक्का थोड़ी ना मार रहा हूँ बच्चे, कैसे बात कर रहा हूँ, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये हर एक गुण कैसे बन गया उसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि 2 मिनट आप उसको रुक करके एक बार समझ लो, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यही मेन चीज़ है, यही से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझेंगी तो आपको 9th क्लास में ज़्यादा फायदा आसानी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर जो है अब बना लेता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है सेम आकृति मैंने यहाँ पर बना लिया है, ये नाम भी लिख दूँ क्या सेम? चलिए ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ। ये जो है कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। पता है ना, ये 4 है, कोण 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि भाई एंगल जो 4 है ना वो बराबर है एंगल 1 और एंगल 2 के, ये ऐसा मैं प्रूफ सिद्ध करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझना थोड़ा सा ध्यान से। मैं क्या करता हूँ कि ए और ये जो रेखाखंड है ना, ये वाला नाम बोले तो ए, बी और ये सी त्रिभुज का नाम है, तो ए बी के समांतर एक रेखाखंड खींच देता हूँ या रेखा खींच देता हूँ। समांतर पता क्या होता है? नहीं पता तो छठा वीडियो, एक बार छठा चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, मैं उसमें बताया हुआ है वैसे। चलो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे 2 रेखाखंड जिनके आपस की जो दूरी है वो होती है समांतर, मतलब आपस में कभी टेढ़े-मेढ़े नहीं होंगे और आपस में कभी कटेंगे नहीं, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके इसी के हिसाब से मैं ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये सीधा तो आएगा नहीं, ये भी टेढ़ा है तो ये भी टेढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बी टेढ़ा है, तो यहाँ पर जो सी से बनी हुई एक हमारी समांतर रेखा बनाऊँगा मैं, वो भी ऐसे कुछ इस तरीके से टेढ़ी बनेगी, ठीक है। ऐसा क्यों बना रहा हूँ अभी समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब मैंने बना लिया तो कहीं न कहीं एंगल 4 को 2 हिस्सों में काट रही है ना, तो मैं नाम दे देता हूँ कि भाई एंगल 4 ये नहीं है, एंगल 4 ये पूरा तो है लेकिन ये आधा थोड़ी ना है, तो इसको मैं कह देता हूँ एंगल एक्स और इसको नाम देता हूँ एंगल वाई। खुद से नाम दिया मैंने क्या कहा कि एंगल एक्स जमा मैं एंगल वाई करूँगा तो एंगल 4 हो जाएगा, है ना। ज़ाहिर सी बात है बच्चे, एंगल 4 ही तो टूट करके एक्स और वाई बना है ना, इन दोनों को जोड़ूँगा तो ये पूरा हो गया वाई, सॉरी एंगल 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको निकाला, ठीक है। अब मैं एंगल एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, आधा निकालूंगा फिर जोड़ दूंगा, फिर चौथे का वैल्यू आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा सुनना यहाँ पर ध्यान से। पता है छठे चैप्टर में हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर पास जो 2 रेखाएँ थी कुछ इस तरीके से और एक तिर्यक रेखा कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर मान लो बच्चों काट रही थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे बच्चों कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होता था। थोड़ा-सा इसको घुमा करके देख लो, आप समझो। यहाँ पर ऐसे काटते थे तो सॉरी ये तो पैरेलल है ही नहीं। अब मान लो ऐसे काटते थे ऐसे, तो ये वाला जो है कौन-सा? ये वाला जो है इस वाले के बराबर होता था, एकांतर अंतःकोण, याद आया? ठीक है। तो ये वाला जो है इसके बराबर आता था, नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे एक बार छठा वीडियो देख लो, बहुत ज़रूरी है। एक ये गुण जान जाओगे ना तो बाकी सब गुण इसी से जुड़े हुए ही हैं। उनको समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और जल्दी से समझा दूँगा, ठीक है? टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है? तो ये वाला इसके बराबर है। अब ये वाला इसी आकृति को मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पर ये आकृति मुझे कैसे दिखेगी? देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको वापस यही वाली चीज़ को हाइलाइट करके दिखाता हूँ। एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई और एक ये तिर्यक रेखा हो गई। अब अच्छा, अब जो ये एसी वाली रेखा है इसको इग्नोर करो, 2 मिनट के लिए इग्नोर करो इसको। ये 2 रेखा हो गई समांतर सेम इसकी तरह, एक ऐसे रेखा आ रही है, ये मान लेते हैं ये ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये जो है और ये वाली जो है, देखो इसी रेखा नीचे वाली रेखा और तिर्यक रेखा, पैरेलल रेखा और तिर्यक रेखा, पैरेलल रेखा और तिर्यक रेखा, इसके और ये वाला बराबर होगा, मतलब एंगल 2 एंगल एक्स के बराबर होगा, इतना मुझे पता चला, ठीक है। लिख दूँ क्या यहाँ पर? ठीक है, एंगल एक्स जो है वो बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 एंगल एक्स के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एकांतर अंतःकोण है। ठीक है जी, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना। देखो 2 लाइन फिर से वैसे ही है, ठीक है, सेम ऐसी इसी 2 लाइन को ले रहा हूँ, एक ये वाली और इस बार ये टेढ़ी वाली ऐसे नहीं है, अब ये ऐसे है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी जब ये ऐसे है तो यहाँ पर भी ये वाला कोण जो है, ये वाला ये इसके बराबर होगा। देखो ना यहाँ पे जो कट रहा है, यहाँ पे 4 लाइन कोण बन रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर भी है, ये वाला इसके बराबर होगा। देखो एक ये लाइन ऐसे कट रही है, ठीक है, बाकी ये 2 लाइन ऐसे है, इस वाली लाइन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ऐसे कट रही है, बाकी 2 लाइन कुछ इस तरीके से, एक बार को मैं बना देता हूँ, इस तरीके से कट रही है, ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरीके से है, तो कहीं न कहीं ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो देखो वही चीज़ कह रहा हूँ, एंगल 1 जो है एंगल वाई के वाले के बराबर होगा। देखो ये टेढ़ी रेखा और ये समांतर रेखा के बीच वाली लाइन है।
टेढ़ी रेखा और इस समांतर वाली लाइन के बीच वाली लाइन है, ठीक है। एंगल वाई एंगल एक के बराबर होगा, तो लिख दूँ यहाँ पर एंगल एक बराबर, सॉरी एंगल वाई है ना, तो एंगल वाई बराबर होगा एंगल एक के, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, संगत कोण है, साथ वाले कोण, जैसे वहाँ पर ऊपर बन रहा है वैसे यहाँ पर नीचे बन रहा है, ठीक है, संगत कोण, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, एक बार सिक्स चैप्टर देख लो, जरूरी हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, एंगल 4 मुझे निकालना है, तो एक्स और वाई निकालेंगे तो निकल जाएगा, है ना, एक्स वाई को जोड़ूंगा तो वाई निकल जाएगा। अच्छा मुझे पता है यार, एक्स जो है ना वो 2 के बराबर है, तो मैं एक्स यहाँ पे 2 लिख दूँ, लिख देता हूँ भाई, 2 लिख देता हूँ। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ मुझे पता है कि एंगल 2 तो है। अच्छा, एंगल वाई जो है वो 1 के बराबर है, तो मैं एंगल वाई की जगह एंगल 1 लिख दूँ, लिख दिया 1। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को अब जोड़ रहा हूँ, तो बराबर होगा एंगल 4 के। यही मुझे प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया, है ना। एंगल एक्स एंगल 2 के बराबर था, तो मैंने एक्स से 2 लिख दिया, जमा सेम टू सेम। एंगल वाई 1 के बराबर, तो एंगल वाई की जगह मैंने 1 लिख दिया, सेम टू सेम, और बराबर कर दिया एंगल 4 के। तो ये चीज़ तो मुझे प्रूफ करनी थी भाई, 1 2 को जोड़ूंगा, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 के बराबर होगा, बस जोड़ा और 4 के बराबर आ गया। कुछ इस तरीके से जो है ये गुण है, ठीक है। हर एक त्रिभुज की कैटेगरी पर ये अप्लाई होता है, और इसके ऊपर जो है आपका बेस क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन में कहूँ तो पर्सनली 6.2 का सारे क्वेश्चन उसी के 2 क्वेश्चन है, वो सारे उसी पर है, डिपेंड है, ठीक है। कि जिसमें से आपको 2 अंतः कोण दिए होंगे, बाहर वाला कोण निकालो, या फिर बाहर वाला कोण दे दिया, एक अंतः कोण दे दिया, तो ये वाला जो बचा कोण है ये आप बताओ निकालो। अब वो कैसे निकलेगा वहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जो है देखो कैसे निकलेगा। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला बाहर कोण है मान लेते हैं अंदर कोण है, कुछ होगा अंदर, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। मान लो बच्चों ये 60 डिग्री है, मान लो ये भी 60 डिग्री है, और ये मान लो 120 डिग्री है, ठीक है। मान लो और ये नहीं दिया हुआ है, अभी तो दिया हुआ था बट कोई बात नहीं, एक्स है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि यार इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री, जहाँ में ये नहीं पता तो एक्स बराबर होगा 120 के, ठीक है। एक्स का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 120 से इंटू सेम इधर ही, और 60 जो उसको उधर भेज दूंगा तो घाटा का हो जाएगा, और एक्स बराबर में 60 आ जाएगा। तो देखो एक्स का मान आ गया 60। पता है ना, एक्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना, सरल समीकरण वाला। हम किसी भी प्रॉब्लम को, जो चीज़ हमें पता है ना, उसको हम एक्स मानते हैं और कुछ इस तरह से सवाल बनाते हैं, एक रिलेशन बन जाता है। तो उम्मीद है बच्चों याद होगा, ठीक है ना। तो ये जो है पहला क्या कहते हैं गुण था, जिसमें हमने बाह्य कोण जाना कि भाई एक त्रिभुज का बाह्य कोण अंदर वाले कोण के सम्मुख कोण जो होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। अब अगला गुण जानते हैं जो कि हर एक त्रिभुज पे अप्लाई होता है। तो अब आ चुका है यहाँ पर अगला गुण, यानी कि दूसरा गुण। वो क्या है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो है उसका गुण है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वाला गुण है। देखो इसमें क्या होता है, त्रिभुज के अंतः कोण याद है ना, ये हो गया त्रिभुज। तो ये इसके जो अंदर वाले कोण है, इसका एक गुण हमको जानना है। क्या गुण है, कोणों का योग। अब कोणों का योग मतलब कि कोण अगर 1 है यहाँ पर, कोण 2 है यहाँ पर, कोण 3 है, ये ना मैं नाम दे रहा हूँ, वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोण 1 जमा में कोण 2 पर जमा में कोण 3 बराबर होता है 180 डिग्री के, ऐसा ये गुण है। मतलब किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री पता है ना, कोण को नापने के लिए डिग्री इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 180 मतलब 180, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो ये है गुण, ठीक है। इस गुण में क्या होगा कि आपको सिंपल सी बात है, आपको एक क्या नाम है, एक कोण नहीं दिया होगा, बाकी जो दिए होंगे इन दोनों को पता है, इन दोनों को जो है जोड़ने पर ये होता है। तो इन दोनों को जोड़ के और इसमें से घटा देंगे तो इसका मान निकल आएगा, यानी कि जो चीज़ नहीं पता वो एक्स हमारे लिए, है ना, जो चीज़ नहीं पता तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को कभी कुछ नहीं दिया होगा, कभी कुछ नहीं दिया होगा, और हमको उधर भेज के उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि इसका क्वेश्चन आप करोगे तो बाकी सबका यूज़ नहीं होगा। हो सकता है जब इसका क्वेश्चन करो तो आप पहले गुण का यूज़ हो जाए, जब इसका क्वेश्चन करो तो आपका छठा चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। संगत कोण, समांतर कोण, सॉरी समांतर कोण तो नहीं होता कुछ, एक अंतः कोण, संगत कोण और शीशाभिमुख कोण, आसन कोण, संपूरक, पूरक, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसका ही होगा, मतलब मेन तो ये होगा, बट कहीं ना कहीं वो भी हो, कहीं ना कहीं किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को जोड़ के तो 180 कैसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाला जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एंगल 1 जमा में एंगल कौन सा था, 2 बराबर होगा एंगल 4 के, तब ये समझ में आ गया था। बताओ, ये समझ में आ गया था तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान से, एंगल 1 2 3 और ये 4 नहीं पता ना, ये 4, तो ये लो 4 आपके लिए बना देता हूँ, एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 था ये, एंगल 2 ये, और एंगल 1 ये, ठीक है। समझिए यहाँ पर ध्यान से, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझना आप सभी। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, एंगल 4 जो है उसको हम एंगल 1 जमा एंगल 2 लिख सकते हैं, है ना, इसके बराबर ही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल 1 जमा एंगल 2 है, इसको मैं एंगल 4 लिख दूँ, समझ में आएगा ना। एंगल 4 क्यों लिख दिया, ठीक है, एंगल 4 लिख दिया, जहाँ में एंगल 3 लिख दिया, बराबर में 180 डिग्री। तो क्या 180 डिग्री है, अरे हाँ, देखो ना यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है, ये है एंगल 4 और ये क्या है एंगल 3, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 180 डिग्री।
सिंपल सी बात है, क्योंकि यार ये क्या है, यहाँ पर एक ये रैखिक युग्म है। एक लाइन देखो क्या होता है ना कि एक रेखा पर जो भी कोण वोण बनते हैं उन सबको जोड़ेंगे तो पूरा एक रेखा ही तो बन जाएगा ना। रेखा बन जाएगा मतलब कि वो रेखा जो है 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो बन जाएगा। अच्छी बात है, मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी कि भाई बाहर वाला कोण और अंदर वाले कोण को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अच्छा, बाहर वाला कोण आपको पता है कि अंदर वाले दोनों कोण के बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंदर वाले दोनों कोण जो कि बाहर ही होगा, बात में एक ही है। और ये तीसरा कोण यानी कि 3 नंबर वाला कोण, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद है बच्चे समझ में आ रही होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है। एक बार फिर से सुनो, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बड़ा सा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। ठीक है, ये एंगल 3 तो खुद ही है जो कि त्रिभुज के अंदर है। ठीक है, अच्छा ये एंगल 4 है जिसको मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर है ना। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 4 हो गया और एंगल 3 है ही। सेम यही चीज़ तो आ गई, समझ में आ गया। उम्मीद है बच्चे समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आप यहाँ पे पर्सनली 6.3 ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 ही तो क्वेश्चन बच्चे सिंपल सिंपल अजीब अजीब से क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप करिए, अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट करिए, मैं उस पर जो है वीडियो बना दूंगा और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे गुण की तरफ। हाँ, तो बच्चों अब ये जो आखिरी गुण है, ये तीसरा गुण है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग बताइए। ठीक है, तो ये जो है आखिरी गुण है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। उससे पहले बच्चों एक मेरे क्वेश्चन का आप उत्तर देके दिखाइए यहाँ पर ध्यान से। मान लो कि यहाँ पर ये जो है त्रिभुज है। ठीक है, ये जो एक त्रिभुज है, वेरी गुड। अच्छा, इसका नाम दे दूँ क्या मैं? ठीक है, दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये यहाँ पर सी है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ यहाँ पे मेरे को ध्यान से, है ना, ध्यान से बताओगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ मस्त है। ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब मुझे जो है बी पर जाना है। मुझे कहाँ जाना है? बी पर जाना है, बी तक पहुँचना है। तो एक तो सीधा रास्ता हो सकता है कि भाई ए से लेकर मैं बी तक चला जाऊँ, है ना, सीधा चला गया मैं ए से लेकर बी तक। ठीक है, अच्छा एक और रास्ता हो सकता है बस बी तक जाने का। क्या? मैं पहले ए से सी तक जाऊँ और फिर यहाँ से घूम के आऊँ, है ना, ये रास्ता तो सही है, ए से सी और सी से बी। तो ऐसे क्या हो जाएगा, मेरे को ए से पहले सी तक जाना पड़ेगा, फिर उसमें मैं जोड़ूंगा बी, सी से लेकर बी तक। मतलब ये जो है कहीं ना कहीं रास्ता दूर पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा हो गया रास्ता, किस रास्ता से? ए बी से। और यही जो है कहीं ना कहीं आपका गुण है। कौन सा? अगला गुण है, तीसरा गुण है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का मापों का योग। 2 भुजाओं का मापों का योग। ये भुजाएं कितनी माप की, यानी कि कितनी इसकी लंबाई है, इसको ही इसका माप कहते हैं। ठीक है, नापना मापना। ठीक है, तो उनका अगर हम योग कर देते हैं तो हमेशा अगली वाली जो बची हुई भुजा उससे तो बड़ा होगा। जाहिर सी बात है यार, 2 यहाँ पे मिल के बनी है और यहाँ पर सिर्फ अकेला है। ठीक है, तो हमें तो ये हमेशा बड़ा होगा हर एक त्रिभुज में, हर एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। अच्छा, मान लो मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे ए सी जो है वो तो छोटा हो जाएगा, लेकिन अच्छा ए बी और बी सी बड़ा हो जाएगा। ए बी और बी सी जो है बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मान लो मुझे ए पे जाना है तो यहाँ पर जो है सी ए जो है वो छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। अच्छा, मुझे मान लो बी पर जाना है। ठीक है, बी पर जाना है तो मुझे सी पर हूँ मैं, बी पर जाना मुझे, तो यहाँ पर जो है सी बी जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा हो जाएगा कौन सा? सी से बी छोटा हो जाएगा और ये सी ए प्लस में ए बी जो है बड़ा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यही बात है कि भाई कहीं से कहीं भी आपको जाना है, एक तो आप डायरेक्ट है वो हमेशा छोटा होगा, और जहाँ पे 2 रेखाखंड आपस में जो मिलेंगे यानी कि 2 भुजा आपस में मिलेंगे वो हमेशा बड़ा होगा। यही जो है आपका एक त्रिभुज का एक ये क्या नाम है, गुणधर्म है कि भाई ऐसा कभी होगा तभी जाके वो त्रिभुज बनेगा, मतलब वो त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों हमने 3 गुणों के बारे में जाना, और हम जब इन गुणों का इस खासकर इस वाले गुणों को आपने जान ही लिया है तो बच्चे अब जो है यहाँ पर आप पर्सनली 6.4 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 6.5 करने के लिए कुछ और भी आपको बातें मैं आपसे करना चाहूँगा, बट उससे पहले समझिए यहाँ पर ध्यान से। हमने जो है त्रिभुज पाना पढ़ा, क्या होता है वो पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि भाई त्रिभुज के प्रकार होते हैं, कई कई तरह के भुजा होती हैं, पर क्या नाम है, कोण के आधार पर होती है, भुजा के आधार पर होती है। उसके अलावा हमने देखा कि भाई माध्यिका क्या होती है और लंब क्या होता है ना, शीर्ष लंब, किसी चीज़ को लंबाई को यानी सॉरी ऊंचाई को नापने के लिए, त्रिभुज की ऊंचाई को नापने के लिए हम जो यहाँ पे उसकी लंबाई का एक रेखाखंड खींच देते हैं उसको कहते हैं शीर्ष लंब। पता है ना? ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा कि भाई त्रिभुज को हमने पढ़ लिया है तो उसके कुछ गुणों के बारे में जान लेते। तो गुणों के बारे में बात किया हमने, लगभग 3 गुण थे, कैसे कैसे क्या क्या बना वो पता किया। अभी एक लॉजिक से हमने ये भी समझ लिया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है, याद है हमने कुछ कुछ खास तरीके के त्रिभुज समझे थे, है ना, कि भाई किसी में तो 2 भुजाएं बराबर हैं, किसी में तो कोण इस एंगल का बन रहा है, किसी में तो कोण इस एंगल का बन रहा है। तो देखो उनमें एक खासियत है, उनमें एक खासियत है, वो अलग दिखते हैं। तो अलग दिखेंगे तो कुछ एक गुण होगा ना जो उनमें अलग होगा। समझो मेरी बात को, ये जो गुण है ये तो सब में है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में कुछ 50 बच्चे पास हो गए तो पास तो सब हुए हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड भी एक पोजीशन है, एक उसमें भी एक अलग खासियत है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है पास नहीं हुए
और ऐसा नहीं है भाई सब फेल हो गए, पास सब में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों कंडीशन हर एक त्रिभुज में, हर एक तरीके के त्रिभुज में होते हैं। इसके अलावा जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो एक जो गुण है वो अलग-अलग त्रिभुजों में ही पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी त्रिभुज का गुण कुछ और है, किसी त्रिभुज का गुण कुछ और है, ठीक है ना? एक-एक करके बात करते हैं, उसमें भी 3 त्रिभुज और 3 गुण हैं। अब यूँ खत्म हो जाएगा, फिर अपन ये लास्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, लास्ट प्रश्नावली कर लेंगे और चैप्टर खत्म, ठीक है? तो अब बात करते हैं बच्चे कुछ विशेष त्रिभुजों की विशेष तरीके के कुछ गुणों के बारे में। अच्छा, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता था ना कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसमें जो है सारा भुजाएं उसके आपस में बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें मैं खास बात आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके जो कोण होते हैं ना, इसके कोण कौन से होंगे। ज़ाहिर सी बात है बच्चे, इसके जो अंदर वाले कोण हैं, ये वाले कोण हैं, ये होते हैं इसके अंतर वाले कोण, इसी कोण के आप तौर पे बात होती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है ना, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये एक खास बात है, किसका खास बात है, समबाहु, कि भाई जिसका भुजा आपस में बराबर उसका कोण भी आपस में बराबर, सिंपल सी बात है ना, इजी रहेगा, याद रहेगा। और ये भी 60 डिग्री होता है। अब सही सी बात है यार, 60 डिग्री होगा, 60 120 और 60 180, तभी तो हमने पढ़ा था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, तभी तो 80 होगा ना 180, नहीं तो आगे पीछे हो गया, या फिर मान लो 60 नहीं हुआ, 50-50 हुआ तो फिर तो 150 ही हुआ, 180 नहीं हुआ। तो वो रूल तो फॉलो सब करते हैं, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, वो तीनों रूल फॉलो करते ही हैं। उसके अलावा इन विशेष तरीके त्रिभुजों के पास यानी कि समबाहु त्रिभुज के पास ये भी खास बात है कि उसमें सारी चीज़ें बराबर होती हैं, जो कि 60 डिग्री होती है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं वो बताओ। देखो भाई, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, जैसे कि जो लंबी लंबी जो भुजाएं बना दी मैंने, ये आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाला, इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। फॉर एग्जांपल एंगल कोण ये 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 मतलब कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसी ये है गुण इसका। आपको पता है ना समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो भुजा आपस में बराबर है, तो उनके सामने वाले कोण भी ये आपस में बराबर होंगे, कोण आपस में और भुजा आपस में, ठीक है ना, ये इसका गुण है, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा जरूर नहीं है सब में हो बच्चे, सिंपल सी बात है यार। अच्छा, समकोण के बारे में जानना पड़ेगा, समकोण का तो अलग ही मतलब जो है किस्सा है, इसके बारे में जानिए। इसका नाम है, इसका जो गुण है उसका नाम है पाइथागोरस, पाइथागोरस गुण, ठीक है। इसका क्या गुण है भाई वो समझना पड़ेगा। अच्छा, इसका क्या गुण था कि सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उसको ऐसे ही हिंदी में बोलेंगे कि सभी कोण, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सेम ऐसे ही समद्विबाहु के आमने सामने के बराबर, भुजा के आमने सामने के सम्मुख जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मान लो त्रिभुजी ऐसे है तो ये दोनों हुए बराबर, तो इनके सामने जो कोण हुआ ये और इसके सामने जो हुआ ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ट्रायंगल घूम सकता है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पाइथागोरस गुण क्या होता है वो देखो। पाइथागोरस गुण जो गुण है वो कैसे बना हुआ, ध्यान से देखो। समकोण त्रिभुज बना दूं क्या पहले, सबसे पहले, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज बना देता, ओके, वेरी गुड, ओके, फैंटास्टिक। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना कि समकोण त्रिभुज में जो ये साइड है ना आपका, ये जो भुजा है, रेखाखंड है, इस आकार का एक वर्ग ले लेता हूँ, ले लिया मैंने वर्ग, ठीक है, मान लेते हैं। और एक ये जो वर्ग, ये आकार है, इस आकार का एक मैंने वर्ग ले लेता हूँ, वर्ग ही लेना आप, ठीक है ना, हाँ, तो वर्ग ले लिया आपने, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब जो इसका ये जो ये वाला बड़ा वाला साइड है, इस आकार का एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। वर्ग मान लो, अब बच्चे आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये एक पूरा एक जो है वर्ग है, ये एक जो है वर्ग है, ये एक जो है वर्ग है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ध्यान से आप समझना, एक बार ध्यान से क्लियर। देखो समकोण त्रिभुज आपको पता है यहाँ पर जो है 90 डिग्री कोण होता है 90 डिग्री कोण, ठीक है। अब इसके सामने जो आपको ये भुजा दिख रही है ना, ये एक लंबी सी भुजा आपको दिख रही है, तो इस लंबी वाली भुजा का मैंने नाम दिया है कर्ण। इसलिए नाम नहीं दिया है बच्चे की लंबी है, इसलिए नाम दिया है, वैसे तो लंबी होती है, वैसे तो ये जो है लंबी होती है, इन दोनों से लंबी होती है, ठीक है। उसके अलावा ये इसलिए भी नाम दिया है क्योंकि इस 90 डिग्री के सामने है, बिल्कुल सामने जो टेढ़ी सी रेखा है ना, मतलब जो ना सबसे बड़ी है इन दोनों में से, उसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। तो क्या गुण यही है, नहीं गुण ये तो नहीं है बच्चे, गुण कुछ और है, सुनो यहाँ पर ध्यान से। गुण क्या है कि जो त्रिभुज में जो ये दो भुजाएं हैं ना, इस भुजा का स्क्वायर यानी कि वर्ग, इस भुजा का स्क्वायर यानी कि वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। मतलब ये क्या है, एक रेखाखंड नाम दे, तो अगर ये बेस पर है, आधार पर है, आधार बोल देते हैं, ओके। ये क्या यहाँ पर आधार है, बिल्कुल बेस में है ना, बिल्कुल नीचे है।
आधार का अगर मैं वर्ग कर दूं और जमा कर दूं उसमें इसका वर्ग, अब ये क्या एक तरह से लंब है, बताया था ना 90 डिग्री का जो बनता है वो लंब होता है, मैं खुद से नाम देता हूँ लंब है, कुछ इससे अपने आप को समझने के लिए, ठीक है। तो लंब का भी स्क्वायर कर दूं, इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दूं, तो ये जो है हमेशा बराबर होगा इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। कर्ण के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर गुण है। अच्छा स्क्वायर क्या होता है, बराबर क्यों होता है, वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आप समझना थोड़ा सा, है ना, समझेंगे आप थोड़ा सा। देखो बच्चों, कर्ण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सुनिए। किसी का भी वर्ग, फॉर एग्जाम्पल 2 का वर्ग मतलब है 2 गुणा में 2, वर्ग मतलब वो 2 बार उससे ही गुणा है, तो आधार, ठीक है, आधार को बोले तो इंग्लिश में बेस, तो बेस गुणा में बेस है 2 बार, इसका मतलब ये है, ठीक है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और पी से होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर 2 बार गुणा है, वो बराबर होगा एच का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस, एच को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, तो एच गुणा में एच के स्क्वायर के बराबर होगा ये, ठीक है। कहीं ना कहीं इन तीनों जो रेखा है, इन दोनों जो रेखाखंड है भुजा, इनके बीच में आपस में एक संबंध बता दिया गया है, उसकी मदद से आपका जो है प्रश्नावली 6.5 जो है होगा, ठीक है। ये क्रियाकलाप है, पाइथागोरस नाम का एक क्या नाम है व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, जिसने इसका खोज किया, जिसने पता लगाया, जिसने एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब देखा, और इसलिए उसके नाम पर ये जो गुण बना दिया, गुण सिंपल सा यार, आधार यानी कि नीचे वाला, मतलब कि 90 डिग्री कोण जो बना रहे हैं 2 रेखाखंड, उनका स्क्वायर कर देंगे जोड़ करके, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई सा हो सकता है आपको ना दिया हो, तो आप इसका स्क्वायर करोगे, उधर ले जाओगे, इसका स्क्वायर में से घटा दोगे, आप इसको इसे करोगे, मतलब इसको आप सॉल्व ना सॉल्व करोगे, वो सिंपल बात है, सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप, सिंपल सी बात है, आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ये पूछता है तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, फिर कहीं ना कहीं आप एचसीएफ करो तो बता दोगे कि मतलब किसका होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आपको समझा देता, बट कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा तो अगर आप नीचे नीचे क्वेश्चन में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हमने यहाँ पर पूरे चैप्टर को किया है। तो बच्चे आओ जल्दी से एक बार जो हम पूरा एक चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज हमने जाना कि भाई त्रिभुज इसके कुछ होता है, उसमें जो है कुछ इस तरह के अवयव होते हैं ना, कुछ इन चीज़ों से जो है त्रिभुज बना होता है, ठीक है। त्रिभुज ऊपर नीचे काला मोटा जो है कुछ छोटा मोटा हो सकता है, तो हमने उसके आधार पर जो त्रिभुजों को भुजा और कोणों के आधार पर बांट दिया, अलग अलग नाम दे दिया, है ना, अलग अलग डिजाइन के, क्योंकि वही चीज़ होती है, भुजा और कोण ही होता है, तो हमने अलग अलग नाम दिया कि भाई जो समझ सबके बाहु यानी कि भुजा होता है, तो सबके भुजा समान है तो उसको मैंने समबाहु दिया, सिर्फ 2 ही है तो सम द्विबाहु दिया, कोई समान नहीं तो विषम दे दिया। अच्छा न्यून कोण है यानी कि सब कोण 90 डिग्री से छोटे बन रहे हैं तो उसका न्यून कोण त्रिभुज दे दिया। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो नसम कोण दे दिया। अच्छा 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है तो अधिक कोण दे दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि भाई माध्यिका और शीर्ष लंबी नाम के कुछ चीज़ होते हैं, जाहिर सी बात है यार, त्रिभुज की ऊंचाई को नापने के लिए हम जो ऊंचाई को नापने के लिए एक रेखाखंड टाइप का बनाते हैं तो उसको कहते हैं शीर्षलंब। कुछ एक शीर्ष से निकलता है और सामने वाले पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको कहते हैं शीर्षलंब, ठीक है। अच्छा ये साइड में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा माध्यिका क्या होती है, एक शीर्ष से निकलता है, जरूरी नहीं ऊपर से निकले, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि साइड से भी निकल सकता है, ठीक है। तो नीचे निकलता है और सामने वाले भुजा को इस तरीके से इस पॉइंट पर काटता है ताकि इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने जाना। ओके वेरी गुड। अच्छा फिर हमने जाना कि भाई त्रिभुजों के कुछ गुण भी होते हैं, ऐसे गुण जो सब में होते हैं ना, त्रिभुज का बाह्य कोण योग, यही गुण था कि भाई हमने जाना कि भाई बाह्य वाला कोण जो कोण है वो अंदर वाले कोण के जो सम्मुख वाले कोण है उन दोनों के सम के यानी कि योग के जोड़ के बराबर होता है। कैसे होता है वो हमने प्रूफ किया था, यहाँ पर छठा चैप्टर का यूज हुआ था बच्चे। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेना, याद आ जाएगा। अगर आता है तो सिंपल सी बात है, यही थोड़ा सा मुश्किल था समझाना, समझना, ठीक है। बाकी सब तो ईजी है, देखो वो हमने किया तो उसके मदद से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि बाहर वाला कोण अंदर वाले के जोड़ के बराबर था, ये तो प्रूफ था ही। तो मैंने क्या कर दिया कि अंदर वाले जोड़ की जगह बाहर वाला कोण लगा दिया, तो मुझे पता चल गया कि बाहर वाले दोनों कोण का योग करूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर से यहाँ पर जो एंगल 4 हटा के एंगल 1/2 ही एंगल 1 और एंगल 2 का सम ही रहने दे दिया, क्योंकि यही मुझे प्रूफ करना था कि ये जो है इन तीनों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरा देखा कि भाई इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि दूरी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा दूरी होगा, इनकी ज़्यादा रेखाखंडों की या भुजाओं की माप होगा, मतलब कि किन्हीं दो त्रिभुज के किसी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरे वाले से ज़्यादा आता है, बड़ा आता है, ठीक है। ये हमने जाना, अगर ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है ना, हर तरफ से ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा ये सिंपल बेसिक जो गुण थे सब त्रिभुजों में होती है, इनमें भी है, बट इनमें जो कुछ खास भी त्रिभुज हैं जिनमें के गुण है ये अलग। संभव त्रिभुज सबकी जो भुजाएं होती हैं भुजा बराबर होती हैं, इनका जो कोण होता है वो भी बराबर होता है जो कि 60 डिग्री होता है, ये हमने जाना, ठीक है। समद्विबाहु में क्या होता है कि दोनों जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सम्मुख यानी कि सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमें इसमें था। समकोण त्रिभुज थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा अजीब था। वो क्या था कि उसमें जो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा कुछ इस तरीके का समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो उसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के कोण के सामने वाले को हम कह देते हैं कर्ण, और ये जो है इन दोनों से बड़ा होता है।
मैंने कहा इन दोनों से बड़ा होता है। मैंने ये नहीं कहा बच्चों कि इन दोनों के सम से बड़ा होता है। मैंने कहा इससे बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इस वाले जो यहाँ पर ये रेखाखंड है, इस वाला भुजा है, इस वाले भुजाकार का एक वर्ग समझते हो ना? एक तरह का डब्बा, एक तरह का आयत है का आयत नहीं, आयत वाला वर्ग वाला ऐसा आकृति। तो इस कार्य का वर्ग लिया, इसका वर्ग लिया, तो इसका क्षेत्रफल, ज़ाहिर-सी बात है वर्ग गुणा वर्ग, यानी जो भी इसका एक भुजा हो उसका स्क्वायर। इस तरीके से उसका मान लो एक भुजा जो यहाँ पर है त्रिभुज का भी है, तो उसको मैंने आधार सॉरी इधर वाले का आधार कहा, आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार गुणा में आधार, इसको कहते हैं इसका आधार का स्क्वायर। जब हम इसका जो एक भुजा है जो कि ये हमारे लंब के बराबर है, तो लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इन दोनों का स्क्वायर किया, जमा किया, तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो गया। कर्ण मतलब इसकी एक भुजा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला था, है ना, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको यही होगा कि आधार दिया जाएगा, लंब दिया जाएगा और आपको कर्ण निकालना होगा। कुछ इस तरीके से आपको ट्राई करने होंगे और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं वगैरह-वगैरह। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।